है दोस्तों, आज का यह वीडियो कक्षा 10वीं संस्कृत के मॉडल प्रैक्टिस सेट का पहला पार्ट है, जिसके माध्यम से हम आप सभी को बताने वाले हैं संस्कृत का ऐसे इम्पोर्टेंट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो कि आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी ही महत्वपूर्ण है। तो अगर आप इस बार मैट्रिक का एग्जाम देने वाले हैं तो वीडियो को शुरू से अंत तक देखना बिल्कुल ना भूलिएगा। तो चलिए फिर बिना समय गवाए इस वीडियो का पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। है दोस्तों, जैसा कि आप सभी मोबाइल स्क्रीन पे पहला क्वेश्चन नंबर 1 को देख पा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में दिया गया है उपनिषदे कस्य महिमा प्रधानत्या गीयते, अर्थात उपनिषद में किसकी महिमा का प्राधान्यता गाई जाती है, यानी किसकी महिमा गाई जाती है। इसके लिए आपको 4 ऑप्शन दिए जा रहे हैं। पहला ऑप्शन में दिया गया सविशेषस्य, बी में दिया गया है परम पुरुषस्य, सी में दिया गया है देव पुरुषस्य और डी में दिया गया है परम पुरुषस्य। दोस्तों, आप सभी को मालूम होगा कि हमारा वीडियो सीरीज का पहला क्वेश्चन का जवाब आप सभी को वीडियो के नीचे जाकर कमेंट बॉक्स में इसका सही जवाब लिखना होता है। तो क्वेश्चन नंबर 1 का क्या सही जवाब होगा, आप जल्दी से वीडियो के नीचे चले जाइए और कमेंट बॉक्स में इसका सही जवाब लिख सकते हैं। है दोस्तों, अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 2 में कि मंगलम पाठे कति मंत्र संकलितः सन्ति, यानी सवाल में बोला गया है कि मंगलम पाठ में कितने मंत्र संकलित है। तो जैसा कि आप सभी को मालूम होगा कि मंगलम पाठ के रचनाकार महर्षि वेद व्यास जी हैं, जिनमें 5 मंत्र संकलित है। तो क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन सी होगा, पंच अर्थात 5। तो है दोस्तों, अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 3 में कस्य महापुरुषस्य जन्मस्थानम पाटलिपुत्रे अस्ति। इसका मतलब दोस्तों ये होता है कस्य महापुरुषस्य, अर्थात किस महापुरुष का जन्म स्थानम पाटलिपुत्रे अस्ति, जिनका जन्म स्थान पाटलिपुत्र में है। अर्थात कौन ऐसे महापुरुष हैं जिनका जन्म स्थान पटना है। तो आसान भाषा में आप सभी को मालूम होगा कि सिख संप्रदाय के 10वें गुरु गोविंद सिंह जी का जन्म है वो पटना में हुआ है। अतः क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन डी होगा। है दोस्तों, अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 4 में। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया गया है कस्य काले पाटलिपुत्रस्य रक्षा व्यवस्था संपन्नम आसीत्, अर्थात इसका हिंदी अर्थ होता है कि किसके शासन काल में पाटलिपुत्रस्य अर्थात पटना का रक्षा व्यवस्था संपन्न थी। तो क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी होगा, चंद्रगुप्त मौर्यस्य, अर्थात चंद्रगुप्त मौर्य के शासन काल में पाटलिपुत्र की रक्षा व्यवस्था संपन्न थी। उसके बाद में अगला सवाल है क्वेश्चन 5 में अलस कथा पाठ कुत्र संकलितः। इसका मतलब ये होता है कि अलस कथा पाठ जो है वो कुत्र अर्थात कहाँ संकलितः, अर्थात संकलित है, कहाँ से संकलित है। तो इसके लिए आपको 4 ऑप्शन दिए जा रहे हैं। जैसा कि आप सभी को मालूम होगा कि आपका जो कक्षा 10वीं संस्कृत है ना, कक्षा 10वीं का संस्कृत का जो तीसरा पाठ है उसका नाम है अलस कथा, जिसके रचनाकार विद्यापति जी हैं। मैट्रिक एग्जाम में ऐसे भी सवाल पूछे गए हैं कि इनमें से कौन सा मैथिली कवि हैं। याद रखिएगा, विद्यापति एक ऐसे कवि हैं जो मैथिल कवि के नाम से प्रसिद्ध है और उन्होंने एक पुरुष परीक्षार्थ नामक ग्रंथ की रचना किए हैं, जिसमें अलस कथा पाठ का जो है सारांश दर्शाई गई है। तो बोला जाएगा अलस कथा पाठ कुत्र संकलितः सन्ति, यानी अलस कथा पाठ कहाँ से संकलित है। तो क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी होगा, पुरुष परीक्षातः, अर्थात पुरुष परीक्षा। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन 6 में दिया गया है कि शंकर चरितस्य रचनाकारक, अर्थात शंकर चरित्र के रचनाकार कौन है। याद रखिएगा, शंकर चरितस्य के रचनाकार जो हैं वो पंडिता झमा राव हैं। अतः चारों ऑप्शनों में क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन डी होगा, पंडिता झमा राव। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन 7 में दिया गया है कि अथर्ववेद कति ऋषिका आसन। इसका मतलब ये होता है कि अर्थवेद में कितने ऋषिकाओं के आसन का वर्णन किया गया है। तो क्वेश्चन का सही जवाब यहाँ पे ऑप्शन ए हो जाएगा, पंच ऋषिका, अर्थात 5 ऋषिकाएँ। उसके बाद में अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 8 में कि भारतस्य, इसका मतलब होता है भारत का, शोभया अर्थात शोभा के प्रसन्नता भवन्ति। इसका मतलब ये होता है कि भारत की शोभा को देखकर, भारत की सुंदरता को देखकर कौन प्रसन्न हो जाते हैं। तो इसके लिए आपको 4 ऑप्शन दिए जाएंगे। चारों ऑप्शनों में क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन ए होगा,
यानी भारत की शोभा को देखकर स्वयं ईश्वर खुदा अल्लाह भगवान स्वयं प्रसन्न हो जाते हैं। अतः क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन ए होगा ईश्वरः। उसके बाद में अगला सवाल है क्वेश्चन 9 में दिया गया है भारतीय धरा कै सविता। ये जो क्वेश्चन है भारत महिमा पाठ से लिया गया है और उस कविता में बताया गया है कि भारतीय धरा सागरय पर्वतय निर्झरय सविता। तो यहाँ पे क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन डी होगा सागर पर्वत निर्झरय। उसके बाद में अगला सवाल काफ़ी सिंपल है। बोला गया है कि परा शब्दस्य अर्थात परा शब्द से अर्थः किम अस्ति, यानी परा जो शब्द है इसका अर्थ जो होता है वो क्या होता है। तो परा का मतलब होता है श्रेष्ठा। अतः क्वेश्चन का सही जवाब यहाँ पे ऑप्शन डी हो जाएगा। उसके बाद में अगला सवाल है भारतीय संस्कारः पाठे भारतस्य किम रचयति। इसका हिंदी अर्थ ये होता है कि भारतीय संस्कार जो पाठ है ये किसके द्वारा रचित, इसमें जो है किसकी रचना की गई है। ठीक है, तो इसके लिए आपको 4 ऑप्शन दिए जाएंगे मैट्रिक एग्जाम में भी। चारों ऑप्शनों में क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी होगा व्यक्तित्वम, यानी भारतीय संस्कारम में भारत के किम रचयति, भारत पाठ में भारत का क्या चीज़ रचना की गई है, तो व्यक्तित्वम अर्थात व्यक्तित्व की रचना की गई है। के बाद में अगला सवाल है क्वेश्चन 12 में कि विदुर नीति कस्य रचना अस्ति, अर्थात विदुर नीति किसकी रचना किए हुए हैं। क्वेश्चन का सही जवाब यहाँ पे ऑप्शन ए नहीं बल्कि ऑप्शन बी होगा महात्मा विदुरस्य, अर्थात महात्मा विदुर का। उसके बाद में क्वेश्चन 13 को देख लीजिए। क्वेश्चन 13 में बोला गया है कि विदुर नीति संकलितः पाठस्य नाम किम अस्ति। इसका मतलब ये होता है कि विदुर नीति द्वारा संकलितः पाठ का नाम क्या है। तो क्वेश्चन का सही जवाब नीति श्लोका पाठ हो जाएगा। नीति श्लोका पाठ के रचनाकार कौन है, तो ये विदुर नीति हैं। और इसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन 14 में है कि कर्णवीर कथा समाजे कस्य पुरुषस्य कथा वर्तते, यानी ये बोला गया है कि कर्णवीर कथा में कर्णवीर कथा समाज कस्य पुरुषस्य कथा वर्तते, यानी समाज के कैसे पुरुष की कथा बताई जाती है कर्णवीर कथा के माध्यम से। तो क्वेश्चन नंबर 14 का यहाँ पे बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन बी होगा दरितस्य बालक, जो है दरितस्य बालक यानी दलित लड़का है जिसका नाम है राम प्रवेश राम, उन्हीं की कथा कर्णवीर कथा के माध्यम से बताई गई है। अब यहाँ से सवाल ये बनता है कि कर्णवीर का जो जन्म है, कर्णवीर अर्थात राम प्रवेश राम का जन्म कहाँ पे हुआ है। तो क्वेश्चन का सही जवाब आप क्या लिखेंगे, बिहार लिखेंगे। अगर राज्य का नाम देगा तो बिहार, और बिहार में कहाँ हुआ था उनका जन्म, तो याद रखिएगा भीखनटोला गांव में राम प्रवेश राम का जन्म हुआ था। उसके बाद में अगला सवाल है क्वेश्चन 15 में कि स्वामी दयानंद को, अर्थात इसका हिंदी अर्थ होता है स्वामी दयानंद जो थे वो कौन थे। तो इसके लिए आपको मैट्रिक एग्जाम में इसी प्रकार से 4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे। चारों ऑप्शनों में क्वेश्चन का सही जवाब यहाँ पे ऑप्शन सी होगा, यानी स्वामी दयानंद सरस्वती जो थे वो आर्य समाज के संस्थापक थे। इसी सवाल को ऐसे भी बोल दिया जाएगा कि आर्य समाजस्य के संस्थापक जो है वो कौन है। तो कौन है दोस्तों, तो ऑप्शन सी होगा आर्य समाज के संस्थापक होगा स्वामी दयानंद सरस्वती। यहाँ से ऐसे ही सवाल पूछ लिए जाते हैं स्वामी दयानंद सरस्वती के बचपन का नाम क्या था, तो मूल शंकर था। इनके पर्यवेक्षक ग्रुप के कौन थे, तो बिरजानंद थे। आपके सेंट्रल एग्जाम में भी ये सवाल पूछ लिया गया था। उसके बाद में अगला सवाल है समाजस्य शिक्षकाय उद्वारकः क, अर्थात समाज की शिक्षा के उद्वारक कौन है, तो ये हैं स्वामी दयानंद सरस्वती जी। उसके बाद में अगला सवाल मंदाकिनी वर्णम पाठ से लिया गया है। सवाल में बुलाया गया है मंदाकिनी वर्णम पाठस्य रचनाकार क अस्ति। इसका मतलब ये होता है मंदाकिनी वर्णम पाठ के रचनाकार कौन है। काफ़ी सिंपल सवाल है, तो याद रखिएगा मंदाकिनी वर्णम पाठ के रचनाकार जो हैं वो महर्षि वाल्मीकि जी हैं। और इसी मंदाकिनी वर्णम पाठ में मंदाकिनी नदी का वर्णन किया गया है और राम लक्ष्मण तथा सीता का भी वर्णन किया गया है। उसके बाद में है कि रामायणम ग्रंथस्य रचनाकार क अस्ति। इसका हिंदी अर्थ होता है रामायणम अर्थात रामायण जो ग्रंथ है उसके रचनाकार कौन है। याद रखिएगा कि महाभारत के रचनाकार महर्षि वेद व्यास जी हैं लेकिन रामायण की रचनाकार की बात करें तो महर्षि वाल्मीकि जी हो जाएंगे। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए जाएंगे आपको मैट्रिक एग्जाम में इसी प्रकार से। चारों ऑप्शनों में क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन सी होगा वाल्मीकि।
है दोस्तों, अगला सवाल है मंदाकिनी किंगडम के अवगाहनते अर्थात मंदाकिनी नदी में कौन लोग आते थे स्नान करने के लिए। कहानी पढ़िएगा तो उससे बताया गया होगा मंदाकिनी नदी में ऋषिगण स्नान करने आते थे। अतः क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन डी होगा ऋषियः। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन 20 में है कि मुनयः कम उपतिष्ठन्ते। इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन डी होगा आदित्यम, यानी मुनयः कम उपतिष्ठन्ते तो ये हो जाएगा आदित्यम अर्थात सूर्य। उसके बाद में अगला सवाल काफ़ी सिंपल है, व्याघ्रपति कथा यह रचनाकार क अस्ति। देखिए ये जो क्वेश्चन है ना मेट्रिक एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है कि व्याघ्रपति कथा के रचनाकार कौन है। तो अगर इस कहानी का देखिए मेट्रिक एग्जाम देने से पहले सभी चैप्टर और उसके लेखक का नाम तो आपको याद कर ही लेना चाहिए, क्योंकि मेट्रिक एग्जाम में ऑब्जेक्टिव जितने भी सवाल बनते हैं वो लेखक और उसके रचित कविता तथा कहानी से लिया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे व्याघ्रपति कथा जो है वो पथिक और बाघ का कहानी है। जैसा कि कहानी में बताया गया है कि पथिक नामक एक लड़का बाघ के हाथ में सोने का कंगन देकर लोभ लालच में पड़कर वो स्वयं अपनी जान को गवा देता है और बाघ के हाथों उसकी मौत हो जाती है, उसकी मृत्यु हो जाती है और बाघ पथिक को मारकर खा जाता है। तो ये जो कहानी है व्याघ्रपति नामक कहानी जो है इसके रचनाकार नारायण पंडित जी हैं। अतः क्वेश्चन का सही जवाब यहाँ पे ऑप्शन ए होगा नारायण पंडित। अगला सवाल फिर से व्याघ्रपति कथा से लिया गया है कि व्याघ्रपति कथायः कस्मात् ग्रंथात् उद्धृतः अस्ति, यानी व्याघ्रपति कथा कस्मात् यानी किस ग्रंथात् ग्रंथ से उद्धृत है, यानी व्याघ्रपति कथा जो है वो कौन से ग्रंथ से उद्धृत है। आसान भाषा में जान लीजिएगा, व्याघ्रपति कथा के रचनाकार नारायण पंडित जी हैं और यह कथा हितोपदेश से संकलित है, उद्धृत है। तो क्वेश्चन का सही जवाब यहाँ पे क्या होगा, ऑप्शन सी होगा हितोपदेश। उसके बाद में अगला सवाल ही व्याघ्रपति कथा से लिया गया है। सवाल ये बोला गया है कि व्याघ्रपति कथा कस्मात् खंडात संकलितः, यानी व्याघ्रपति जो कथा है वो कौन से खंडात खंड से संकलित है। तो क्वेश्चन नंबर 23 का यहाँ पे बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन ए होगा मित्रला लाभ नामक खंडात से संकलित है व्याघ्रपति कथा। उसके बाद में अगला सवाल व्याकरण खंड से लिया गया है कि देव प्लस आलयः के योग से कौन सा शब्द बनेगा। देखिए संधि विच्छेद से बहुत सारे क्वेश्चन आपके मैट्रिक एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की कि जब देव जुड़ आलयः बराबर क्या होते हैं। तो आप हिंदी में संधि विच्छेद बनाए होंगे कि देव जुड़ आलय बराबर देवालय होते हैं। तो दो विसर्ग लगा है तो यहाँ पे भी विसर्ग लगा हुआ है, तो देव प्लस आलयः बराबर हो जाएगा देवालयः। उसके बाद में है कि काल पर्याप्त का क्षयम भवति, काल पर्याप्त का क्षयम भवति। तो यहाँ भी क्वेश्चन 25 का बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन ए होगा शिक्षा। उसके बाद में है कि कर्णभारम नाटकम कस्य रचना अस्ति, यानी कर्णभार नाटक जो है ये किसकी रचना है। उम्मीद है आप सभी को इसका आंसर तो मालूम होगा। कर्णभार नाटकम के मतलब हो गया कि कर्णस्य दानवीरता जो है ये भास के द्वारा रचित एक बहुत ही मजेदार नाटक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन 26 का सही जवाब क्या होगा, तो ऑप्शन ए हो जाएगा भाष्य अर्थात भास का। उसके बाद में अगला सवाल नीति श्लोका पाठ से लिया गया है। सवाल में पूछा जा रहा है क्रिया बिना किम भारम, अर्थात क्रिया के बिना क्या भार के समान है। तो दोस्तों ज्ञान के बिना जो है क्रिया के बिना ज्ञान जो होता है ना वो भार के समान होता है। तो सवाल बोला जाएगा क्रिया बिना किम भारम, अर्थात तो बता दीजिएगा कि क्रिया बिना ज्ञान भारम क्रिया के बिना ज्ञान भार के समान है। उसके बाद में है नीति श्लोका पाठ में ही बोला गया है अनेकेषु राज्येषु परस्परम किम प्रचलितः, यानी अनेकेषु अनेक राज्येषु राज परस्परम लगातार किम प्रचलिति क्या प्रचलित है, यानी अनेक राज्यों में अभी लगातार क्या प्रचलित है। तो उस कविता श्लोक के माध्यम से बता दिया गया है कि अनेक राज्यों में अभी शीत युद्ध प्रचलित है। अतः क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन ए होगा शीत युद्ध। उसके बाद में हम लोग देख पा रहे हैं क्वेश्चन 29 को। क्वेश्चन 29 को देख लीजिए, वेद रूपम शास्त्रम किम भवतु, वेद रूपम शास्त्रम किम भवतु। तो यहाँ पे क्वेश्चन 29 का सही जवाब क्या होगा, नित्यम हो जाएगा। वेद के रूप जैसा शास्त्र की क्या होता है, तो नित्यम होता है। क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी होगा।
उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन 30 में दिया गया है कि दात्री शब्द का सप्तमी के एक वचन में निम्नलिखित में से कौन सा रूप होगा। दोस्तों दात्री का अगर सप्तमी वचन में एक वचन में जाइएगा ना तो कौन सा रूप मिलेगा, तो वो मिलेगा दोस्तों दात्री। क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी होगा दात्री। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन 31 में दिया गया है कि त्रयी पद के मूल शब्द निम्नलिखित में से कौन सा होगा। त्रयी शब्द का अगर मूल शब्द निम्नलिखित में से कौन सा होगा, इसके लिए आपको 4 ऑप्शन दिए जा रहे हैं। चारों ऑप्शनों में क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन सी होगा श्री। उसके बाद में है कि देव शब्द का रूप षष्ठी एक वचन में क्या होता है। दोस्तों देव शब्द का रूप षष्ठी वचन में जाइएगा तो एक वचन में क्या होगा, इसके लिए आपको 4 ऑप्शन दिए जा रहे हैं। और देखिए बालक का अगर शब्द रूप अगर आप याद रखे होंगे तो आपको मालूम होगा कि बालक में षष्ठी एक वचन में क्या होता है, बालकस्य होता है ना। यहाँ पे आधा स या जुड़ता है बालक में बालकस्य, तो उसी प्रकार से आधा स के पहले देव लगा दीजिए, क्या हो जाएगा, देवस्य हो जाएगा। तो इसके लिए आपको 4 ऑप्शन इस प्रकार से दिए जाएंगे, तो चारों ऑप्शनों में देवस्य ऑप्शन ए में मिलेगा। अतः क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा दोस्तों, तो देवस्य हो जाएगा। उसके बाद में अगला सवाल है युष्माकम का मूल शब्द क्या होता है। युष्माकम का जैसा कि मालूम होगा अस्माकम का मतलब क्या होता है, हमारा होता है। तो उसी प्रकार से सवाल में बोला गया है कि युष्माकम का मूल शब्द क्या होता है। तो क्वेश्चन का सही जवाब ईदम हो जाएगा, क्योंकि ईदम का ही जो मूल शब्द है वह युष्माकम है। अगला सवाल मंदाकिनी वर्णम चैप्टर से लिया गया है और इसको व्याकरण खंड में डाल दिया गया है। बोला गया है रामेण सह सीता अपि वनम गतवती, यानी राम के साथ सीता वन गए, ये कौन सा सूत्र का उदाहरण है। तो क्वेश्चन नंबर 34 का सही जवाब यहाँ पे ऑप्शन ए होगा, साहार्थी तृतीया का उदाहरण है रामेण सह सीता अपि वनम गतवती। उसके बाद में अगला सवाल है कि भारतः प्रकृत्या एवं सुंदरम में कौन सा सूत्र है। भारतः प्रकृत्या एवं सुंदरम में कौन सा सूत्र है, इसके लिए आपको 4 ऑप्शन दिए जा रहे हैं। और यहाँ पे क्वेश्चन 35 का बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन बी होगा, प्रकृति भी उपसंख्यानम। उसके बाद में अगला सवाल है जटाभि स तापस जायते में कौन सा सूत्र होगा। तो इसके लिए आपको 4 सूत्रों का 4 ऑप्शन में दिया जाएगा। और कितने स्टूडेंट चाहते हैं कि इन सभी सूत्रों का जो है यहाँ पे सभी सूत्रों का आसान तरीके से सॉल्यूशन करके कि वीडियो चाहिएगा तो हम ला देंगे, आप हमें कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। और जितने भी स्टूडेंट कक्षा 10वीं के साथ साथ कक्षा 12वीं का सभी सेट का इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव के साथ सब्जेक्टिव क्वेश्चन का PDF फ्री में डाउनलोड करना चाहते हैं तो वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक मोबाइल एप्लीकेशन मैथ एंड मैजिक टिप्स का मोबाइल एप्लीकेशन का लिंक मिल जाएगा, या वेबसाइट questionforexam.com पे भी जाके सभी PDF को फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं, या टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पे भी हम प्रत्येक दिन सभी सेट का जो भी सब्जेक्ट का हम वीडियो बनाते हैं सभी का PDF टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दिया जाता है। तो फिलहाल यहाँ पे हम लोग देखते हैं जटापि सह तापस जायते में कौन सा सूत्र है। तो यहाँ पे क्वेश्चन 36 का सही जवाब सी होगा, इत्यम भूत लक्षणे। उसके बाद में है कि उद्गम में कौन सा उपसर्ग है। दोस्तों उपसर्ग पहचानना काफ़ी सिंपल होता है, आसान भाषा में केवल ये जान लीजिए कि उपसर्ग हम लोग उस शब्दांश को कहते हैं जो किसी शब्द के पहले जुड़कर उसका अर्थ बदल देता है, उसे हम लोग उद्गम कहते हैं, उससे हम लोग उपसर्ग कहते हैं। तो उद्गम में देखिएगा, देखिए उत जोड़ गम बराबर होता है उद्गम, यानी जहाँ पे पहुँचना असंभव है उसे उद्गम कहते हैं। तो उत प्लस गम में पहला वर्ड क्या मिल रहा है, उत मिल रहा है ना, तो पहला वर्ड हमारा उपसर्ग होगा, यानी उत ऑप्शन ए वाला बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है अनुभव में कौन सा उपसर्ग है। अनुभव कैसे बनाइएगा, अनु प्लस भव, तो यहाँ पे अनु मिल रहा है, अतः क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन सी होगा अनु। उसके बाद में क्वेश्चन 39 को देख लीजिए। क्वेश्चन 39 में दिया गया है कि दूर उपसर्ग से बना शब्द क्या होगा। दूर उपसर्ग से यहाँ पे आपको एक शब्द बनाना होगा, तो क्वेश्चन 39 का सही जवाब ऑप्शन ए होगा, दुह प्लस स्वप्न बराबर, या देखिए दुह प्लस स्वप्न बराबर क्या होता है, दुस्वप्न होता है, जो दूर उपसर्ग के मिलने से बनता है। उसके बाद में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं प्रत्यय को, और याद रखिएगा प्रत्यय हम लोग उस शब्दांश को कहते हैं
जो किसी शब्द के अंत में जुड़कर उसका अर्थ बदल देता है उसे हम लोग प्रत्यय कहते हैं, और किसी शब्द के पहले जुड़कर उसका अर्थ बदल देता है उसे उपसर्ग कहते हैं। तो प्रत्यय उपसर्ग दोनों समझ लिए। किसी शब्द के पहले जौन जुड़ेगा उसको क्या कहेंगे बताइए जल्दी से, उसे उपसर्ग कहेंगे, और बाद में जुड़ेगा उसे हम लोग क्या कहेंगे, प्रत्यय कहेंगे। तो यहाँ पे बोला गया है आस्था प्लस कत्वा के मेल से कौन सा शब्द बनेगा। तो यहाँ पे दोस्तों कत्वा एक प्रकार का प्रत्यय है, अतः क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी होगा, अस्थायित्व। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन 41 में दिया गया है कि क्री प्लस कत्वा से कौन सा शब्द बनेगा। दोस्तों क्री प्लस कत्वा, देखिए यहाँ पे कत्वा ही प्रत्यय है, यहाँ पे भी कत्वा प्रत्यय था। तो क्री प्लस कत्वा के मेल से जो बना शब्द होता है वो कृत्वा होता है, अतः क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन डी होगा, कृत्वा। उसके बाद में अगला सवाल है दृश्य प्लस कत्वा से कौन सा शब्द बनेगा। है दोस्तों दृश्य प्लस कत्वा प्रत्यय को मिला दीजिएगा तो कौन सा शब्द बनेगा। तो क्वेश्चन 42 का सिंपल सा आंसर हमारा दृष्टवा हो जाएगा, यानी ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। उसके बाद में अगला सवाल देख लीजिए, क्वेश्चन 43 में दिया गया है गम प्लस कत्वा से कौन सा शब्द बनेगा। गम का मतलब जाना, इसमें हम लोग कत्वा प्रत्यय को अगर मिला देंगे तो क्या बनना चाहिए। तो क्वेश्चन 43 का पहले हम लोग ऑप्शन देख लेते हैं। गमित्वा दिया गया है तो गमी, गमी दिया गया शिकार की वजह से गलत हो गया। गत्वा दिया गया है, गत्व दिया गया है, गत्वह दे दिया गया है। तो गम प्लस कत्वा से क तो लोप हो जाएगा, तो गम आधा तवा कवा, तो ये गत्वा बनेगा, ठीक है। अतः क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी होगा, गत्वा। उसके बाद में संधि विच्छेद बनाइए, भानु प्लस उदयः का सही संधि विच्छेद क्या होगा। तो क्वेश्चन 44 का सही जवाब ऑप्शन ए होगा, भानु प्लस उदयः बराबर भानुदयः होता है। उसी प्रकार से है लघु प्लस उर्मिः का सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा। है दोस्तों पहला से मिला है लघुर्मी, देखिए लघु प्लस उर्मी बराबर जाहिर सी बात है लघुर्मी दीर्घिकार हो जाए, ये ओकार हो जाएगा, ये म हसिकार रहेगा। लेकिन लघुर्मी अगर आप जानते हैं और शुद्धिकरण आप में नहीं है तो जाहिर सी बात है आप जानते हुए भी ऐसे सवालों का आंसर गलत लिख सकते हैं। क्योंकि यहाँ पे लघुर्मी को देखिएगा ना तो ये तीन ऐसे ऑप्शन आपको देखने को मिल रहे हैं, ये तीनों ऑप्शन लघुर्मी ही लिखा गया है, लेकिन कोई शुद्ध है तो कोई अशुद्ध है। ये चारों ऑप्शनों में शुद्ध लघुर्मी ऑप्शन सी में दिया गया है, अतः क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन सी होगा। अगला सवाल क्वेश्चन 46 को देख लीजिए। क्वेश्चन 46 में दिया गया है वधु प्लस उत्सवः का सही संधि विच्छेद क्या होगा। वधु प्लस उत्सवः, देखिए यहाँ पे तो बहुत सिंपल वाक्य है, कुछ भी नहीं करना है, केवल जोड़ दीजिए। तो वधु प्लस उत्सव बराबर वधुत्सव हो जाएगा, यानी बिना समय गवाए आप क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन ए को रंग सकते हैं। उसके बाद में आइए हम आप सभी को अगला क्वेश्चन दिखा देते हैं। उसके बाद में अगला सवाल है कि उपकृष्णम में कौन सा समास है। दोस्तों उपकृष्णम में कौन सा समास है। पहला उसमें दिया गया तत्पुरुष समास, बहुब्रीहि समास, अव्ययी भाव समास, और डी में दिया गया नय्य समास। याद रखिएगा कि जिस समासिक शब्द का पहला पद अव्यय हो उसे हम लोग अव्ययी भाव समास के नाम से जानते हैं। अगर आप देखेंगे उपकृष्णम में तो पहला वर्ड जो है वो अव्यय है, इसीलिए इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन सी होगा, अव्ययी भाव समास। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन 48 में दिया गया है पीताम्बरः में कौन सा समास है। पीताम्बर में कौन सा समास है, इसके लिए आपको मोबाइल स्क्रीन पे 4 ऑप्शन दिए जा रहे हैं। पहला ऑप्शन में दिया गया तत्पुरुष समास, बहुब्रीहि समास, द्वंद्व समास, और डी में दिया गया है द्विगु समास। तो हे दोस्तों क्वेश्चन 48 का बिल्कुल सही जवाब बहुब्रीहि समास हो जाएगा। आसान भाषा में जान लीजिएगा, बहुब्रीहि समास का कोई पद प्रधान नहीं होता है, इसका समस्त पद किसी अन्य पद की ओर हमें निर्देशित करता है, आकर्षित करता है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर आप देखेंगे दशानन को तो हम लोग कैसे बनाते हैं, 10 है आनंद, 10 है आनंद। तो आपके मन में जरूर आ रहा होगा 10 आनंद किसके हैं, तो रावण के है ना। तो ये बहुब्रीहि समास का उदाहरणों में से एक है। अगला सवाल क्वेश्चन 49 में दिया गया है। क्वेश्चन 49 में बोला गया है कि इति हरि में कौन सा समास है। देखिए इति हरि का भी क्या है, पहला पद अव्यय है, तो बिना समय गवाए आप अव्ययी भाव समास लिख सकते हैं। उसके बाद में अगला सवाल भी समास से लिया गया है वीणा पाणी। वीणा के मतलब बजाने वाला एक यंत्र होता है, पाणी का मतलब हाथ होता है, अर्थात जिसके हाथ में वीणा हो। इसका विग्रह जानने के बाद आपके मन में आ रहा होगा कि वीणा अर्थ किसके हाथ में, आप सभी को मालूम होगा
कि शिक्षा की देवी सरस्वती के पास वीणा होती है, तो बिना पानी में कौन समास होगा, तो बहुव्रीहि समास होना चाहिए। अतः क्वेश्चन नंबर 50 का बिल्कुल सही जवाब दोस्तों ऑप्शन ए हो जाएगा। तो इस मॉडल सेट में सभी क्वेश्चन का देखेंगे तो आंसर भी अवेलेबल था। जितने भी स्टूडेंट इस पीडीएफ को डाउनलोड करना चाहते हैं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए मोबाइल एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लीजिए। उसमें एक आपको पीडीएफ का सेक्शन मिलेगा, पीडीएफ वाले सेक्शन पे क्लिक करके इस पीडीएफ के साथ साथ सभी सेट का पीडीएफ आंसर के साथ डाउनलोड कर सकते हैं। तो हे दोस्तों, वीडियो लंबी ना हो जिस कारण मैं इस वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ। उम्मीद है कि आज का यह वीडियो आप सभी को पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। ऐसे ही नए नए वीडियो पाने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल मैथ एंड मैजिक टिप्स को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। तो हे दोस्तों, मैं मुकीम अंसारी जल्द मिलूंगा अगले वीडियो में नए भी क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए वीडियो के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।